सो हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है आर्यन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक ऐसा टॉपिक जो हर साल जेई, नीट और एडवांस तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो उस टॉपिक का नाम है वीबीटी। तो आगे शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं कि वीबीटी होता क्या है। VVT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस थ्योरी इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो VVT डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि उस कंपाउंड की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हमने ये देखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर और उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी SP। 3 है तो उसकी ज्योमेट्री होगी अपनी ट्रायंगुलर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन होगी अपनी SP2। और 4 होगी तो अपनी स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अपना अगर 4 हुआ तो उसकी या तो 2 बनेगी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन अपनी होगी उसकी DSP2 और SP3। कोऑर्डिनेशन अगर अपना 5 हुआ या तो उसकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगी या अपनी होगी स्क्वायर पिरामिडल और उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी अपनी SP3D और DSP3। और 6 के अंदर हमने ये पढ़ा है कि उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी और उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी D2SP3 और SP3D2। तो गाइज अब हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अ सीरीज ऑफ लिगेंड अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये एक सीरीज होती है लिगेंड्स की जो अरेंज होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, और ये उनकी एबिलिटी ऑफ कॉज करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से, ताकि ये अलग अलग तरीके के स्प्लिटिंग कर सके। ऑर्डर ऑफ लिगेंड फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के लिगेंड्स आते हैं, उनका स्टेबिलिटी और उनकी स्प्लिटिंग दोनों अलग अलग तरीके की होती है। तो आइए जानते हैं कि किस किस तरीके के लिगेंड्स होते हैं। 2 तरीके के होते हैं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड हमारे जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो सारे हमारे वीक फील्ड के अंदर आते हैं, और जितने भी कार्बन डोनर होते हैं, मतलब जिसके अंदर भी कार्बन जुड़ा होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड्स होते हैं। यूजेस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे हाई स्पिन या लो स्पिन। हाई स्पिन जैसे लोन पेयर्स अगर अपने स्प्लिटिंग के अंदर बच जाते हैं तो लोन पेयर्स के कारण वो हाई स्पिन शो करने लग जाता है, और अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई सा भी लोन पेयर नहीं बन रहा तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन यूवी स्पेक्ट्रा, तो वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर। और ये एक्सप्लेन करता है कि है ना, जो कलर ऑफ कंपाउंड, मतलब ये कलर ऑफ कंपाउंड के अंदर मतलब उसका डिटरमाइन कराने में हेल्प करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से कलर का होगा। और उसके अंदर स्टेबिलिटी और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स मतलब वो कंपाउंड स्टेबल होगा या नहीं, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो ये डिटरमाइन कराने में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइस हमने देखा कि कार्बन डोनर्स की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड्स होते हैं, ये अपने फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अपने वीक फील्ड होते हैं। तो हैलाइड से लेकर जितने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन डोनर है तो ये सारे हमारे क्या हुए, वीक फील्ड। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ कार्बन, फिर उसके बाद ये हैलाइड्स अपना हुआ वीक फील्ड। तो हम जानते हैं कि लिगेंड्स 2 तरीके के होते हैं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। उनके टाइप्स है, जैसे वीक फील्ड हो गया अपना वीक फील्ड WFL। एग्जाम्पल उनके हैं आयोडीन, क्लोरीन और वाटर। ये शो करते हैं स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। और ये यूजुअली फॉर्म करते हैं क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब इनके अंदर लोन पेयर्स बच जाते हैं तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, जैसे एग्जांपल हो गया अपना साइनाइड और कार्बोनिल। ये लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को शो करते हैं, मतलब इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है। ये टेंड करते हैं टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इनके अंदर कोई लोन पेयर बचता नहीं है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हुआ, मतलब ये कौन से ज्योमेट्री का है, ये अपना है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। तो अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हुआ, अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर 2 हुआ
तो उसके अंदर NH3 तक जितने भी एलिमेंट पीछे रहेंगे वो सारे WFL के अंदर आएंगे, और CN और CO ये दोनों एलिमेंट हमारे SFL के अंदर आ जाएंगे। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज 3, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हुआ और ऑक्सीडेशन नंबर अगर 3 हुआ, मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर 3 हुआ, तो उसके अंदर जितने भी फ्लोरीन तक के एलिमेंट्स है वो सारे WFL में आएंगे। सिर्फ कोबाल्ट के साथ H2O SFL की तरह एक्ट करेगा, वरना वो वीक फील्ड लिगेंड ही है। सिर्फ कोबाल्ट के साथ H2O हमारा SFL की तरह एक्ट करेगा, और NH3 से CO तक सारे हमारे क्या होंगे, SFL। तो गाइस आइए जानते हैं कि सेंटर मेटल एटम के अंदर अगर हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है। In a complex, SFL is present. It causes pairing of unpaired electrons with d orbitals of CMA. तो ये पेयरिंग कर देता है इलेक्ट्रॉन्स की सेंट्रल मेटल एटम के अंदर। और इफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन इन इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड अनपेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। अगर d ऑर्बिटल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और इनर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर लो स्पिन और जो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे वो पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस की तरह फॉर्म होंगे। इन अ कॉम्प्लेक्स इज WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड इज प्रेजेंट, तो देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसके अंदर कोई भी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होगी। और इफ d ऑर्बिटल आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो जो आउटर ऑर्बिटल होगी वो फॉर्म हो जाएगी, जिससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन हो जाएगा और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड होने लग जाएंगे। आइए हम जानते हैं कि अब इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल जो जेई और नीट के अंदर कई बार आ चुका है। तो गाइस हमारे पास ये एक एग्जांपल है FeCN6 4- का, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगी। तो सबसे पहले हमको इसके अंदर का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। तो हमको ये पता है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिगेंड के आगे जो जितने भी लिगेंड जुड़े हैं, मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो इसके अंदर टोटल सिक्स साइनाइड के कंपाउंड जुड़े हुए हैं, तो मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पता चल गया 6 है, और हमको अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो Fe को हम लोग x एज्यूम करेंगे, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम लोग हमेशा x मान के एज्यूम करते हैं कि उसका हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। हमको ये पता है कि Cn का जो लोन पेयर होता है वो 1 होता है सिर्फ, तो इसके अंदर -6 इंटू 1, मतलब हमको पता है कि इसकी पावर -1 होती है, तो हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि ये हमारे जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल्स टू के बाद आता है। तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -4, तो x इज इक्वल्स टू +2। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल चुका है, वो है 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू 2। हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल चुका है। अब अपन को Fe का हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है 26 इजिकल्स टू AR आर्गन 4s2 3d6। तो 4s2 3d6 हमारे क्या आ जाते हैं, इसकी हॉफ प्रिंसिपल के हिसाब से हमारी स्प्लिटिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब इसके अंदर Fe के कितने चार्ज है, +2, तो अब ये हो जाएगा AR 3d6। तो हमारा 4s2 +2 के वजह से चला गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या हो गए, निकल गए। तो हमने देखा कि इसके अंदर D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनकी फिलिंग करते हैं 3d ऑर्बिटल के अंदर, 1 4 5। हाँ, तो हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, d ऑर्बिटल्स में 5 होते हैं। तो इसके अंदर फिलिंग करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6। तो हमारे ये जब हमने कोई भी लिगेंड नहीं डाला उससे पहले की ये हमारी क्या है,
स्प्लिटिंग है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, डी ऑर्बिटल के अंदर। हमारा 4s2 क्या हो गया, खाली हो गया। अब हमको इसके अंदर टोटल 6 नंबर ऑफ CN ऐड करने हैं। हमको ये पता है जो CN होता है वो क्या होता है, एक SFL होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो उसके अंदर क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हम इनकी पेयरिंग करा देते हैं। तो इनकी पेयरिंग कराने से पहले इनके अंदर हमको 5 क्या बने पड़ेंगे, कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 ना। तो हमको ये पता है कि जो CN है हमारा वो क्या है, SFL के अंदर क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है किसकी, मतलब पेयरिंग हो जाती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम लोग अब इनको पेयर कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ साइनाइड है, हमारे पास 6 नंबर ऑफ साइनाइड है। तो हमको एक P ब्लॉक भी लेना पड़ेगा जो हमारा हो जाएगा 4P, ये हो गया 4S, ये हो गया 3D। 3D के हमारे पास पहले ही 6 एलिमेंट हो गए। अब हमको CN की फिलिंग करनी है, CN CN 1 2 CN। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ CNs ऐड हो चुके हैं। तो ये भी CN है, CN 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 और ये भी CN। तो हमारे पास 6 एम्प्टी स्पेसेस में CN फिल हो चुके हैं। तो हम लोग इसकी ज्योमेट्री अब इजीली बता सकते हैं, क्योंकि D के अंदर कितने हैं, हमको पहले D का देखना है, फिर S का देखना है, फिर P का देखना है। तो D के अंदर हमारे पास कितने CN है, D2, मतलब D के अंदर हमारे पास 2 CN फिल हो चुके हैं। अब S के अंदर हमको देखना है कि S के अंदर कितने हैं। S के अंदर 1 है तो S, P के अंदर फुली फिल्ड हो गया मतलब sp3, D2 sp3, इसकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3। और इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी, हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। और इसके अंदर 2 तरीके के और है, मतलब हमको मैग्नेटिक मूवमेंट पता करने के लिए, मैग्नेटिक मूवमेंट वो होता है अगर हमारे पास कोई भी D ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है तो वो इस फॉर्मूला से आ जाता है। तो म्यू इज इक्वल्स टू रूट n ब्रैकेट n प्लस 2, ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n जो होता है हमारा वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 है। और आपको एक चीज बता दूं, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट अगर 0 है या 0 और अगर 0 से बड़ा है, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट अगर 0 है तो वो हमारा डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है, डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। अगर हमारा म्यू से 0 से बड़ा है, मतलब कोई सा भी रूट में अगर वैल्यू आ रही है तो हमारा वो पैरामैग्नेटिक में हो जाता है। तो अभी हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और D ऑर्बिटल्स के अंदर कोई भी लेफ्ट नहीं बचा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर फॉर्म हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपके पास हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, टाटा।